दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। कांग्रेस ने लगभग 1978 के बाद अपना नया हेडक्वार्टर बनाया है, 9 कोटला रोड। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस नए वर्ष में नए अपने हेडक्वार्टर के साथ, नई सोच के साथ तमाम जो विसंगतियां थी उनको छोड़ करके एक नए आयाम की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी राहुल गांधी का दृढ़ संकल्प है कि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं तमाम जो उसकी कमजोरी है उनसे दूर करके पार्टी को एक नए रास्ते पर खड़ा किया जाए। क्योंकि कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि अब वो क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे देश की सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। ममता बनर्जी क्यों चाहेंगी वेस्ट बंगाल में कांग्रेस मजबूत हो? अरविंद केजरीवाल क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस दिल्ली मजबूत हो? अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे यूपी में कांग्रेस मजबूत हो? और तेजस्वी यादव क्यों चाहेंगे बिहार में कांग्रेस मजबूत हो? फिर क्या कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बन के रह जाएगी या क्षेत्रीय पार्टियों के भी कम दायरे में जीना सीख लेगी? रास्ता बहुत साफ है। जो दिल्ली में आईना सेट किया गया है वो पूरे देश को आईना दिखाने का वक्त है। कांग्रेस ये समझ चुकी है कि क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे अगर रहोगे तो कांग्रेस का नाम लेवा नहीं कोई होगा। इसलिए जो स्थितियां दिल्ली में पैदा कर दी गई हैं, जिस तेवर और करीबर के साथ कांग्रेस दिल्ली में कूदी है चुनाव में, आने वाले वक्त में अपनी शर्तों पर वो अदर स्टेट में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस यूपी में भी मंडल स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके ऊपर तक के नए प्रतिनिधियों का चयन कर रही है। पहले क्या होता था कि स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता था, उसको बोला था जाओ कर लो। हुड्डा जी के भरोसे कांग्रेस बैठी रही 12 सालों तक। पूरे हरियाणा के अंदर कोई संगठन नाम की चीज नहीं। ये लोग 10 जनपद के खंजर में पीठ पे खंजर भोग के बैठे हुए थे और हुड्डा के भरोसे पूरे हरियाणा को छोड़ दिया गया था। तो ये पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हरियाणा कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। इस पूरी कवायद क्या है? आखिर कांग्रेस को कमलनाथ जैसे लोग, क्या कांग्रेस के अंदर भी बहुत से विभीषण ऐसे बैठे हुए हैं जो भाजपा के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं? आज कांग्रेस इसकी ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी ज्वाइन तो नहीं किया लेकिन कांग्रेस में बड़े गंभीर मसलों पर अपनी राय देते हैं, उन पर भी कांग्रेस की नजर है। क्या वक्त आ गया है कि ऐसे स्लीपर सेल के लोगों को पार्टी गर्दन पकड़ करके निकाल के बाहर फेंके और कांग्रेस को शुद्ध करे? राम तेरी गंगा मैली हो गई। ये कांग्रेस की गंगा जो मैली हुई है उसकी भी सफाई बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम विस्तृत विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपसे निवेदन है, बेल बटन दबाकर दिल्ली सहारा को आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। दोस्तों, नए कलेवर, नए तेवर के साथ कांग्रेस ने नए साल में अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया है और उसका उद्घाटन भी हो गया है। लेकिन बहुत सी परिस्थितियां वहां पैदा हुई हैं। इस पूरे हेडक्वार्टर के उद्घाटन के समारोह को जिस तरह से देश की नेशनल मीडिया से दूर रखा गया या दूर रखने की साजिश की गई, वो काफी चर्चा में है। इस पर ध्यान कांग्रेस का काफी दिन से था कि कांग्रेस के अंदर कोई बीजेपी का ऐसा
सेल का व्यक्ति बैठा है जो लगातार कांग्रेस को कमजोर कर रहा है, कांग्रेस की सारी इंटरनल पॉलिसीज की इंटरनल बातों को लेकर पहले उनको बता देता है। लेकिन नजर तो थी, नजर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब ये मामला उद्घाटन का हुआ और पूरे देश की नेशनल मीडिया को इससे बाहर रखा गया, कोई इसकी कवरेज सही ढंग से नहीं मिली और सारे जो कांग्रेस कवर करने वाले जर्नलिस्ट थे, जिनका कि जब इतने सालों से कांग्रेस को कवर करते हैं तो एक अपना अपनत्व हो जाता है, अपना रिलेशन बन जाता है। उन्होंने उस उद्घाटन समारोह के बाद एक कंप्लेंट लिख के दी कांग्रेस प्रेसिडेंट को और लिखा कि हमने हमेशा कांग्रेस को रात 2-2 बजे रात तक वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, तमाम मीटिंग होती है, उसको हम लोग कवर करते हैं। लेकिन जब आपके नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ तो आपने हम लोग को दरकिनार कर दिया और 2 न्यूज एजेंसी को बुला के बैठा लिया। कांग्रेस ने इसको बहुत ही संज्ञान में लिया और जब इसकी खोज हुई तो पता चला कि पर्दे के पीछे बैठा एक व्यक्ति जो राहुल गांधी के हमेशा साथ रहता था, उस न्याय यात्रा का संचालन कर रहा था, कहीं वो गले का सांप तो नहीं था। ऐसा अंदेशा है कि जयराम रमेश नाम का वो व्यक्ति जिसको कांग्रेस में एक व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती है, वो पर्दे के पीछे कांग्रेस के खिलाफ अपनी कोई साजिश को अंजाम दे रहा है। जी हाँ, जयराम रमेश, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, इन्होंने बड़ी साजिश के तहत इस पूरे उद्घाटन समारोह को ज्यादा हाईलाइट ना हो, देश की नेशनल मीडिया को इससे दूर रखा। उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत जल्द इन पर एक्शन लेगा और ऐसे तमाम मेन स्ट्रीम के पदों पर बैठे हुए लोगों पर भी निगरानी होगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल के लोग हैं, जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी में इसको आस्तीन का सांप कहा जाता है। कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, जब ऑपरेशन कांग्रेस की बात आई तो उसका भी नाम आया, जो बहुत बड़े उद्योगपति तो है, लोकसभा चुनाव के पहले उसकी भाजपा ज्वाइन करने की सारी क्राइटेरिया पूरा हो चुका था, कि बाद में उसको सिर्फ भाजपा ने इसलिए इनकार कर दिया और इसलिए वो भाजपा में नहीं गया क्योंकि उसका 1984 के दंगों में उसका संजय गांधी के तमाम लोगों के साथ नाम था। इंदिरा गांधी कहा जाता उसको अपना तीसरा बेटा मानती थी। जिसको आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपना बेटा मानो वो खंजरी भोंकेगा। जी हाँ, कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति का जाना माना चेहरा, बनी हुई कांग्रेस की सरकार को भी सिंधिया को अलग थलग करके सरकार को तोड़वा दी, गिरवा दिया। यह है कमलनाथ। छिंदवाड़ा जैसी सीट अपने बेटे को भी एक चुनाव में जीत नहीं दिला सके, सारी सीटें भाजपा के खाते में डलवा दी। यह है कमलनाथ। हुड्डा पुत्र मुंह में व्याप्त ये व्यक्ति ने 12 साल तक कांग्रेस संगठन में कोई संगठन में काम नहीं किया और जीती बाजी हिंदुस्तान का मीडिया ये सिर्फ चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि हराने में कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता और पूरी बाजी पलट गई। कारण जो भी हो, ये हुड्डा भी एक कारण था। कांग्रेस के बड़े बड़े हरियाणा के नेता पार्टी छोड़ के चले गए या अलग थलग पड़ गए, कारण हुड्डा का। एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था ये व्यक्ति और लगातार कांग्रेस को खंजर भोंक रहा था, खोखला कर रहा था। और तीसरी बार भाजपा अगर सत्ता में आई है तो उसका कारण सिर्फ यही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा जाता है कि बीजेपी के बहुत सारे दलाल कांग्रेस के अंदर बैठे। ये अब जो ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं कमलनाथ, हुड्डा जैसे लोग, जयराम रमेश जैसे लोग पार्टी को दरकिनार करने का काम करें। अब सवाल इस बात का है कि इस उद्घाटन समारोह के बाद अगर कांग्रेस को नए हेडक्वार्टर के अंदर नई सोच के साथ अगर पदार्पण उसका हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। एक अंदरूनी सूत्रों के माने तो योगेंद्र यादव को भी पार्टी ने किनारा कर दिया है। कहा जाता है कि उनकी अपनी सोच कहीं ना कहीं
किसी पार्टी के एक दूसरे चेहरे के रूप में कांग्रेस के लिए काम कर रही थी, जिससे कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है ये भी अभी सच्चाई सामने नहीं है। लेकिन हाँ, उनको अलग थलग कर दिया गया है। अब कांग्रेस की किसी कार्यक्रम में योगी यादव नजर नहीं है। सवाल इस बात का है कि अब राजनीति किस करवट बैठ रही है। कांग्रेस नए तेवर नए कलेवर को बिल्कुल सही मानती है कि उसके साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन राहुल गांधी इसमें कोई समझौता नहीं करना चाहते। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के मापदंड को लेकर के उसके बैनर के तले और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा पदयात्रा करने जा रहे हैं, जिसका मेन मकसद यह है कि अब कांग्रेस को एक नए तरीके से जिंदा रखना है। कांग्रेस को कांग्रेस के बल पे, कांग्रेस के तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बल पे आगे बढ़ाना है, ना कि क्षेत्रीय पार्टी के भरोसे जाके बैठ जाना। क्योंकि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसको लड़ाई पार्टी के अंदर ही, बाहर ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी लड़नी है। जो पार्टी को लोग कमजोर कर रहे हैं और लगातार नहीं चाहते कि कांग्रेस बीजेपी के सामने कोई ऑप्शन तैयार करे। ये चिंता का कारण नहीं है, चिंता चिता का कारण है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस को चिता में ढकेलना चाहते हैं, लेकिन चंद लोगों से कांग्रेस नहीं चलती। कांग्रेस लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का संग्रह है। कांग्रेस सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है, उसके पीछे तमाम लाखों करोड़ों लोगों का योगदान ही नहीं है, आशीर्वाद है। पार्टी जिंदा थी, पार्टी जिंदा है, पार्टी जिंदा रहेगी। हाँ, लेकिन किसी गलतफहमी में जी करके संगठन को नहीं चलाया जा सकता। संगठन को अगर चलाना है तो तीसरा नेत्र खोल के रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत से दोगले, बहुत से दलाल तमाम पार्टियों के अंदर बैठे हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाओ, दूसरों से उसकी फंडिंग ले ले। और कांग्रेस को समझ में आ गया, तभी आज अजय माकन ने कांग्रेस के कार्यालय की ब्रीफिंग के लिए अपने नए कार्यालय में, नए हेडक्वार्टर में पहली ब्रीफिंग आज की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पवन खेड़ा ने उसका संचालन किया, मगर वो तीसरा नंबर में बैठा हुआ व्यक्ति जय रमेश का नाम किसी ने नहीं लिया। ना तो अजय माकन ने नाम लिया और ना ही पवन खेड़ा ने नाम लिया। वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाला ये जयराम रमेश है। और प्रेस ब्रीफिंग करके पूरे कार्यालय में घुमाया गया, उनको समझाया, दिखाया गया, उसके साथ लंच किया गया। यानी कहीं ना कहीं जो स्ट्रीम मीडिया है हिंदुस्तान का, उसको आज कांग्रेस के कार्यालय में बुला करके इज्जत के साथ उनको घुमाया गया, बैठाया गया और अपनी गलती को माना गया कि चंद लोगों के कारण हमारे देश के राष्ट्रीय मीडिया को, जो कांग्रेस को कवर करते हैं, उनको ये दिक्कत हुई, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। उसके लिए कांग्रेस माफी मांगती है, माफी चाहती है। क्योंकि गलती किसी की भी हो, अब वो एक परिवार हो जाता है। जो आपका 20 साल से कवर कर रहा है, उसके एक संबंध हो जाते हैं, एक उससे आत्मीयता जुड़ जाती है और उसको ठेस पहुंचती है। जयराम रमेश जैसे लोग जानबूझ कर पहुंचाते हैं, जिससे कि वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ लिखें। लेकिन दुनिया बहुत समझदार है दोस्तों, वो जानती है कि इस चाल के पीछे भी किसी की चाल है। और यही कारण है कि समय रहते कांग्रेस ने उस पर एक्शन ले लिया। और इस पूरे देखिए कार्यालय में कांग्रेस के ऊपर कोई सवाल उठाने की कोशिश तो बीजेपी बहुत कर रही थी, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। क्योंकि जितनी जगह उस पूरी कार्यालय के अंदर बापू को मिली, उतनी अंबेडकर को मिली, उतनी पटेल को मिली, उतनी जो है इंदिरा गांधी को मिली। भवन, उसका नाम भले ही इंदिरा भवन रखा गया हो, लेकिन वहां पे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आजादी से जुड़ी तमाम स्मृतियां वहां पर नजर आएंगी। इसलिए तमाम कोशिश के बावजूद भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं निकाल पाया। लेकिन एक व्यक्ति है जो कांग्रेस बीजेपी आईटी सेल में को देखता है, उसका नाम है अमित मालवीय, जो हमेशा से गंदी टिप्पणियां कर देता है किसी भी प्रमुख नेताओं के बीच में। उसने लिखा कि इस कार्यालय का नाम मनमोहन सिंह क्यों नहीं रखा गया। अब सवाल इस बात का है कि किसी के ऑफिस का एक ही नाम हो सकता है,
इंदिरा गांधी को आयरन लेडी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये दुर्गा है, दुर्गा, और उसका नाम नहीं रख के मनमोहन सिंह का नाम रख देते। अगर ये मनमोहन सिंह का नाम रखते तो कहते इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं रखा। इंदिरा गांधी का नाम रखते तो कहते कि आप जो है राजीव गांधी का नाम क्यों नहीं रखा। आवाज उठाने में क्या जाता है। अमित पारी जैसे लोग इस तरह की बातों का संग्रह करके कहीं ना कहीं चीजों को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद ये भूल गए डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब अभी मौत हुई थी तो कहा गया था कि उनके नाम का वो जगह दे दीजिए जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाए, तो ये नहीं दे पाए और कहा कि उनके नाम का हम संग्रहालय बनवाएं। देश के प्रधानमंत्री को निगम बोध घाट पे दफना दिया गया। वही भाजपा जी कह रही है कि कार्यालय मनमोहन सिंह के नाम पे क्यों नहीं रखा गया। क्या मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व था वो इंदिरा गांधी से बड़ा था। अगर राजीव गांधी के नाम पे रखा जाता तो ये सवाल एक बार आप कह सकते थे, लेकिन क्या मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व इंदिरा गांधी से बड़ा था। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि सवाल उठाओगे, कुछ भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। ऐसे में इस नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन, उससे जुड़ी स्मृतियां और कांग्रेस पे बैठे वो विभीषण की खोज अब कांग्रेस कर रही है। उन विभीषणों को बाहर निकाल के कांग्रेस अपनी गंगा को साफ और स्वच्छ करना चाहती है, जिससे भविष्य की लड़ाई वो भाजपा से सही ढंग से लड़ सके और देश के अंदर एक नया आयाम प्रस्तुत कर सके कि देश में कांग्रेस दोबारा उसको रन कर सकती है, देश को चला सकती है, देश की बागडोर संभाल सकती है। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच मौजूद होऊंगा। नमस्कार।